गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने आपसे लसिका तंत्र के कार्यों पर आपसे चर्चा की और आपको बताया कि लसिका जो तंत्र होता है वो मनुष्य में वसा के परिवहन की क्रिया में सहायक होता है। दूसरा हमने जो आपसे चर्चा की थी वो हमने आपसे हृदय और परिसंचरण से संबंधित रोगों पर आपसे चर्चा की, डिजीज रिलेटेड टू हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। इन बिंदुओं पर हमने आपसे चर्चा की तो कुछ बीमारियां, कुछ रोग, हृदय से संबंधित जो कुछ रोग थे वो शेष रह गए थे और आज हम उन शेष रोगों पर आपसे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो रोग है, कल अभी हम आपसे 3 रोगों के बारे में आपसे चर्चा कर चुके हैं। हाइपरटेंशन, ठीक है, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक आपको हमने बताया जब मनुष्य के अंदर हृदय की धड़कन एकदम से अगर रुक जाए तो हार्ट अटैक या हृदय आघात रोग हो जाता है। और हार्ट फेलियर क्या होता है, मैंने आपको बताया था जब मनुष्य के अंदर अचानक से हृदय पेशियों के अंदर रक्त की आपूर्ति क्या हो जाती है, एकदम से अचानक से क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, तो हार्ट फेलियर हो जाता है। आज जो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं वो है हृदय शूल, जिसको हम बोलते हैं एंजाइना रोग। आइए बात करते हैं एंजाइना डिजीज के ऊपर। ये लेसन नंबर 24 का आज ये लास्ट हमारा लेक्चर है, जिसका नाम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ये हमारा इस पार्ट का आज का अंतिम टॉपिक है। ये जो लेसन नंबर 24 है उसका आज लास्ट टॉपिक, जिस पर आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं, और वो है हमारा डिजीज रिलेटेड टू हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम ये आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, हृदय और परिसंचरण से संबंधित रोग, उन पे आपसे बात करने जा रहे हैं। और आज का जो पहला रोग है वो है हमारा एंजाइना डिजीज। एंजाइना, जिसको हिंदी में बोलते हैं हृदय शूल रोग। हृदय शूल रोग के ऊपर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। हमने आपको बताया था हृदय की जब संरचना आपको हमने पढ़ाई थी तो आपको बताया था कि हृदय की जो संरचना होती है, ठीक है, उस हृदय की संरचना के अंदर कितनी भित्तियां पाई जाती हैं, 3 भित्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, सबसे बाहरी भित्ति को पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं। इसके बाद दूसरी वाली भित्ति को किस नाम से जाना जाता है, मायोकार्डियम के नाम से जाना जाता है। सबसे आंतरिक भित्ति होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, एपिकार्डियम के नाम से जाना जाता है। इज इट क्लियर? देखिए हृदय की जो भित्तियां होती हैं, इन हृदय के अंदर रुधिर लेकर के आने वाली जो रुधिर वाहिनियां होती हैं, रुधिर हृदय से लेकर के आने वाली ये जो है इन्हें कहा जाता है पल्मोनरी वेन्स या फुफ्फुसीय शिराएं। फुफ्फुसीय शिराएं जो होती हैं वो फेफड़ों से शुद्ध रुधिर को लेकर के किस में आती है, हृदय के अंदर लाती है। ठीक है, तो हृदय की जो भित्तियां होती हैं, उन हृदय की भित्तियों को क्या है, रुधिर क्या होता है, रुधिर की आपूर्ति होती है। हृदय की भित्तियों को रुधिर की आपूर्ति किसके द्वारा होती है, कोरोनरी धमनियों के द्वारा होती है। ठीक है, तो ये क्या है कि जब हृदय की भित्ति, हृदय के अंदर हृदय में रुधिर लाने वाली जो कोरोनरी धमनियां हैं, वो धमनियां जब हृदय की
भित्तियों के अंदर रुधिर लेकर के आती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि यहाँ पे रुधिर की आपूर्ति सामान्य बनी रहती है, मनुष्य कैसा रहता है, स्वस्थ रहता है। अब क्या है कि हृदय की भित्तियां हैं और इन हृदय की भित्तियों को, ठीक है, पर्याप्त रुधिर की आपूर्ति नहीं होती है। हृदय की भित्तियों को पर्याप्त मात्रा में रुधिर की आपूर्ति कब नहीं होती है, जब कोरोनरी धमनियां हैं, या तो इनमें क्या बन जाता है, थक्का बन जाता है। इन कोरोनरी धमनियों के अंदर या तो क्या बन जाता है, थक्का बन जाता है, या फिर यहां पर क्या होता है, इन कोरोनरी धमनियों के अंदर क्या होने लगता है, संकुचन होता है। ठीक है, थक्का बन जाता है कोरोनरी धमनियों के अंदर, या इनके अंदर क्या होने लगता है, संकुचन होने लगता है। जब हृदय को रुधिर लाने वाली कोरोनरी धमनियों में रुधिर का थक्का बन जाए या उन कोरोनरी धमनियों में संकुचन होने लग जाए, तो इस स्थिति के अंदर हृदय को रुधिर लाने वाली कोरोनरी जो धमनियां होती हैं, ठीक है, ये कोरोनरी धमनियों से रुधिर की आपूर्ति हृदय की भित्तियों को नहीं होती है। अर्थात हृदय की भित्तियों को जब पर्याप्त मात्रा में रुधिर की आपूर्ति नहीं होती है, कब नहीं होती है, जब कोरोनरी धमनियों में रुधिर का थक्का बन जाता है या संकुचन हो जाता है। ठीक है, तो इसके कारण मनुष्य के अंदर हृदय की जो भित्तियां होती हैं, उन भित्तियों को पर्याप्त मात्रा में रुधिर की आपूर्ति नहीं हो पाती। जिस रोग को कौन सा रोग कहते हैं, हृदय शूल रोग कहते हैं। ठीक है, इस रोग में हृदय की जो पेशियां होती हैं, हृदय में हृदय पेशियां पाई जाती हैं और हृदय पेशियों को ऑक्सीजन युक्त रुधिर की आपूर्ति जब नहीं हो पाती है, हृदय में उपस्थित हृदय पेशियों को जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन युक्त रुधिर की आपूर्ति नहीं हो पाती है, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य के सीने के अंदर, ठीक है, मनुष्य के चेस्ट में या उसके कंधे में क्या होता है, बहुत तेजी से क्या होता है, दर्द होता है। इसलिए इस रोग को आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के नाम से जाना जाता है। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस रोग के नाम से इसे जाना जाता है। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस रोग के नाम से इसे भी क्या है, जाना जाता है। तो इस रोग को आर्टीरियोस्क्लेरोसिस रोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हृदय शूल रोग क्या है, ये आपके समझ में आ गया होगा कि इस रोग के अंदर जब हृदय की भित्तियों को, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में रुधिर की आपूर्ति नहीं होती है, और कौन से रुधिर की आपूर्ति नहीं होती है, ऑक्सीजन युक्त रुधिर की आपूर्ति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि जब कोरोनरी धमनियों में या तो संकुचन होने लग जाता है या कोरोनरी धमनियों के अंदर क्या हो जाता है, संकुचन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इस स्थिति में हृदय की इन पेशियों को पर्याप्त मात्रा में रुधिर की आपूर्ति नहीं होती है। ठीक है, जिससे हृदय की पेशियों को जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन युक्त रुधिर की आपूर्ति नहीं हो पाती है, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य के सीने के अंदर, चेस्ट के अंदर और उनके शोल्डर्स के अंदर, कंधों के अंदर क्या होने लग जाता है, पेन होने लग जाता है, दर्द होने लग जाता है। और इस प्रकार के रोग को आर्टीरियोस्क्लेरोसिस रोग के नाम से इसे क्या है, जाना जाता है। आपको बता दें कि हृदय शूल रोग जो होता है, यह रोग पुरुष हो चाहे स्त्रियां हो, और वो किसी भी उम्र के हो सकते हैं। अर्थात किसी भी उम्र के स्त्री और पुरुषों के अंदर ये हृदय शूल रोग उत्पन्न हो सकता है। यह रोग ज्यादातर किस में होता है, या तो वृद्धावस्था में होता है या फिर मध्यम अवस्था यानी कि युवा अवस्था जो आपकी होती है, उसमें सर्वाधिक रूप से यह रोग होता है। ठीक है, तो हृदय शूल रोग आपके समझ में आ गया होगा। क्योंकि हृदय शूल रोग समझ में आ गया, तो आगे हम जो कई रोग और पढ़ाएंगे, जैसे कोरोनरी थ्रोम्बोसिस रोग पढ़ाएंगे, तो वो भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसलिए इसको अगर आप लिखेंगे एग्जाम में, तो किस तरीके से लिखेंगे, हाउ टू राइट इन द एग्जामिनेशन। इस रोग में हृदय की भित्तियों को जब पर्याप्त मात्रा में रुधिर की आपूर्ति नहीं होती है, नहीं होने पर कोरोनरी धमनियों के अंदर कोरोनरी धमनियों में या तो थक्का उत्पन्न हो जाता है, या कोरोनरी धमनियों में क्या हो जाता है, संकुचन उत्पन्न हो जाता है।
जिसके कारण हृदय की भित्तियों के अंदर क्या है, रुधिर की आपूर्ति नहीं हो पाती। ठीक है, हृदय की पेशियों को जब पर्याप्त मात्रा में रुधिर की आपूर्ति नहीं हो पाती है तो ऐसी स्थिति में मनुष्य के सीने के अंदर और कंधे के अंदर क्या होने लगता है, दर्द में होने लगता है, जिसे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस रोग के नाम से उससे जाना जाता है। यह रोग किसी भी उम्र के पुरुष और महिला के अंदर ये हो सकता है। ज्यादातर ये जो रोग होता है वो मध्यम अवस्था के अंदर, यानी कि जब व्यक्ति ने ज्यादा, यानी कि मध्यम अवस्था का अर्थ होता है युवा अवस्था में होता है, ठीक है, या वो वृद्ध अवस्था में होता है, तो उस दौरान ये रोग सर्वाधिक रूप से उन मनुष्यों के अंदर होता है। ठीक है, एंजाइना रोग आपके समझ में आ गया होगा, जिसे हृदय सूल रोग के नाम से जाना जाता है। देखिए, हृदय सूल रोग के बाद में हम अगले टॉपिक पर आपसे बात कर रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हृदय सूल के बाद हम बात करते हैं दूसरे रोग के बारे में, जिसको बोलते हैं कोरोनरी थ्रोम्बोसिस डिजीज। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस डिजीज। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस डिजीज क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरोनरी थ्रोम्बोसिस डिजीज? ठीक है, आपको हमने बताया कि हृदय को रुधिर लाने वाली, ये हृदय है, ठीक है, और हृदय को रुधिर लाने वाली, ठीक है, हृदय को रुधिर लाने वाली कौन सी धमनियां होते हैं? इनको बोलते हैं कोरोनरी धमनियां। आपको अभी बताया था, हृदय को रुधिर कौन लेके आते हैं? कोरोनरी धमनियां आती हैं। वैसे सही नाम बोलेंगे तो ये फुफ्फुसीय क्या है, सिराएं होती हैं, वो फेफड़ों से शुद्ध रुधिर लेकर के किस में आती है? बाएं आलिंद में। ठीक है, देखिए, तो हृदय को रुधिर लाने वाली कौन सी धमनियां हैं? कोरोनरी धमनियां हैं। ठीक है, और जब इन कोरोनरी धमनियों के अंदर क्या बन जाता है? यहाँ पे थक्का बन जाता है, रुधिर का क्या बन जाता है? यहाँ पे थक्का बन जाता है। ठीक है, रुधिर का थक्का बन जाए, ठीक है, या फिर यहाँ पे क्या होता है कि इनके अंदर क्या होने लगा है? संकुचन की क्रिया होने लगा है। किनके अंदर? कोरोनरी धमनियों के अंदर। तो हृदय को रुधिर लाने वाली कोरोनरी धमनियों के अंदर जब थक्का बन जाए या उनके अंदर क्या होता है भैया? संकुचन की क्रिया होने लग जाती है, तो इस स्थिति में इनके द्वारा, इन कोरोनरी धमनियों के द्वारा हृदय की पेशियों को पर्याप्त मात्रा में रुधिर की आपूर्ति नहीं हो पाती है। ठीक है भाई, कोरोनरी धमनियों के अंदर या तो संकुचन होने लग जाता है या थक्का जम जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हृदय पेशियों को पर्याप्त मात्रा में रक्त की आपूर्ति नहीं होती, जिसके फलस्वरूप मनुष्य के अंदर क्या होता है? उनकी हृदय पेशियों को जब पर्याप्त मात्रा में क्या नहीं हो पाता है? पर्याप्त मात्रा में रुधिर की आपूर्ति नहीं हो पाती है, तो हृदय पेशियां जो होती हैं उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन युक्त रुधिर की आपूर्ति नहीं हो पाती है। तो मैंने अभी आपको बताया, उनके सीने के अंदर और कंधे के अंदर क्या होने लग जाता है? दर्द हो जाता है। अर्थात हम यहाँ पे कह सकते हैं कि उनके अंदर कौन सा रोग हो जाता है? एंजाइना रोग हो जाता है, अर्थात उनके अंदर हृदय सूल रोग उत्पन्न हो जाता है। कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? हृदय सूल रोग उत्पन्न हो जाता है। इसलिए हम इसको किस तरीके से कहते हैं कि हृदय को रुधिर लाने वाली कोरोनरी धमनियों में थक्का बनने से या संकुचन होने से, ठीक है, हृदय पेशियों को पर्याप्त मात्रा में रुधिर की आपूर्ति नहीं हो पाती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य के अंदर हृदय सूल या एंजाइना रोग उत्पन्न हो जाता है। I think coronary thrombosis disease and angina disease both are interrelated, यानी कि दोनों रोग होते हैं वो आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। ठीक है, एक ही प्रकार का रोग है, कहने का मतलब ये है। देखिए, अब हम अगला नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, नेक्स्ट डिजीज पर बात करते हैं, जिसका नाम है कपाटीय रोग। देखिए, कपाटीय रोग पर आपसे बात करते हैं। कपाटीय रोग इंग्लिश में बोलते हैं वाल्वुलर डिजीज। वाल्वुलर डिजीज क्या है, इस पर आपसे बात कर रहे हैं। देखिए,
देखो भी, मनुष्य के अंदर आलिंद निलय कपाट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आलिंद निलय कपाट पाया जाता है। बात समझ में आ गई? अब मनुष्य के हृदय में आलिंद निलय कपाटों को हम आपको बता चुके हैं कि इस दाएं आलिंद के अंदर, दाएं आलिंद यानी कि दाएं आलिंद और निलय के मध्य में जो कपाट पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्राइस्क्यूपिसेड वाल्व के नाम से या त्रिवलन कपाट कहते हैं। इसी तरीके से लेफ्ट यानी कि बायां आलिंद और बायां निलय के मध्य में ये कपाट पाया जाता है, ये आलिंद निलय कपाट है। और बाएं आलिंद और बाएं निलय में जो कपाट पाया जाता है, इस कपाट को क्या कहा जाता है? बाइस्क्यूपिसेड वाल्व, बाइस्क्यूपिसेड वाल्व के नाम से इसे जाना जाता है, या इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विवलन कपाट कहते हैं। कौन से कपाट कहते हैं? द्विवलन कपाट। इसलिए हम कह सकते हैं मनुष्य के अंदर आलिंद निलय कपाट पाए जाते हैं। आलिंद निलय कपाट का मतलब उनमें द्विवलन कपाट, और कौन सा कपाट पाया जाता है? त्रिवलन कपाट उनके अंदर क्या है? पाया जाता है। देखिए, मनुष्य में द्विवलन कपाट और त्रिवलन कपाट जब पाए जाते हैं तो ये कपाट जो होते हैं, ठीक है, जब ये रोग मनुष्यों के अंदर होता है तो ये कपाट होते हैं या वाल्व होते हैं, ये ठीक प्रकार से कार्य नहीं करते हैं। ये वाल्व जो होते हैं या कपाट होते हैं वो ठीक प्रकार से क्या नहीं कर पाते हैं? काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यानी कि बाइस्क्यूपिड वाल्व और ट्राइस्क्यूपिड वाल्व जब ठीक प्रकार से काम कैसे नहीं कर पाते हैं वो बताता हूं। देखो, ये वाल्व बंद होते हैं और खुलते हैं। ठीक है, आपको हमने बताया कि निलय जब संकुचन होता है तो ये क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। और निलय जब अनुशीतलन होता है तो ये क्या हो जाता है? खुल जाता है। बताया आपको हमने हृदय चक्र के अंदर। निलय जब प्रकुंचन होता है तो ये क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। और निलय अनुशीतलित अवस्था में आते हैं तो ये क्या हो जाता है? खुल जाता है। वो प्रोसीजर हम आपको कार्डियक साइकिल में बता चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जब द्विवलन और त्रिवलन कपाट में ये ठीक प्रकार से खुलेंगे और बंद नहीं होंगे तो मान लीजिए रुधिर है वो इधर से आलिंद से किस में जाएगा? निलय में जाएगा। तो कई बार वापस इसमें चला जाएगा, निलय से वापस किस में चला जाएगा? आलिंद में चला जाएगा। अर्थात यहाँ पे कपाट क्या है? ठीक प्रकार से कार्य नहीं करते हैं, जिससे रुधिर क्या है? विपरीत दिशा में जा सकता है। हमने आपको बताया कि आलिंद से रुधिर निलय में जाता है, परंतु निलय से वापस आलिंद में नहीं जाता। परंतु यहाँ पे क्या होगा? जब ये द्विवलन और त्रिवलन कपाट ठीक प्रकार से जब काम नहीं करेंगे तो रुधिर क्या होगा कि रुधिर जो होगा वो निलय से आलिंद में चला जाएगा। ठीक है, जबकि आलिंद से निलय में जाता है। जी आप अच्छी तरीके से जानते हो रुधिर का प्रवाह आलिंद से किस ओर होता है? निलय की ओर होता है। परंतु इस स्थिति में द्विवलन और त्रिवलन जब ठीक प्रकार से काम नहीं करते हैं तो इस स्थिति में रक्त जो होता है, ब्लड जो होता है वो किस ओर चला जाता है? विपरीत दिशा में चला जाता है। जिससे कई बार क्या होता है, एक और बता देता हूं मैं यहाँ पर, कई बार क्या होता है कि जो आलिंद द्विवलन कपाट और त्रिवलन कपाट जब यहाँ पे रुधिरों का प्रवाह विपरीत दिशा में होने लगता है तो इस स्थिति में अशुद्ध और शुद्ध यानी कि डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड, ये दोनों आपस में क्या हो जाता है? मिश्रित हो जाता है। ठीक है, प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड दोनों कैसे हो जाते हैं? मिश्रित हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाता है। ठीक है, जिस रोग को मैंने आपको पहले बताया था, यहां पर एक छिद्र पाया जाता है भ्रूणीय अवस्था के अंदर, जिससे कौन सा रोग होता है? फॉरमैन, मैंने आपको बोला फोसा ओवेलिस के नाम से जानता है, जिसको हमने ब्लू बेबी रोग के नाम से भी आपको बताया था। परंतु वो क्या है? छोटे बच्चों के अंदर होता है, शिशु अवस्था के अंदर होता है या भ्रूणीय अवस्था में होता है, जब ये छिद्र पूरी तरीके से भर नहीं पाता, ये खांच या गड्ढा भर नहीं पाता है। वो हम आपको पहले बता चुके हैं। तो यहाँ पर क्या है? कपाटीय रोग के अंदर क्या होता है कि मनुष्य के अंदर, मनुष्य के हृदय के अंदर क्या पाए जाते हैं? आलिंद निलय कपाट पाए जाते हैं। जब ये कपाट ठीक प्रकार से काम नहीं करते हैं तो रक्त जो होता है वो कहां चला जाता है? विपरीत दिशा के अंदर चला जाता है। और जब रक्त विपरीत दिशा में चला जाता है तो इस स्थिति के अंदर क्या होता है कि शुद्ध और अशुद्ध रुधिर जो होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं, और इस प्रकार के रोग को क्या कहा जाता है, कपाटीय रोग कहा जाता है। इस रोग को क्या कहा जाता है, कपाटीय रोग कहा जाता है। ठीक है, तो इस रोग को कपाटीय रोग हम लोग कह सकते हैं। देखिए इस तरीके से अब तक हम 3 डिजीज पर आपसे बात कर चुके हैं, हृदय सूल रोग, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस डिजीज, और तीसरा होता है वाल्वुलर डिजीज, जिसको कपाटीय रोग के नाम से जानते हैं। अगला जो रोग है जिस पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं, और उस रोग का नाम है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। ये चौथी बीमारी का नाम है, चौथा जो रोग है, फोर्थ डिजीज पर हम बात करते हैं, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। ठीक है, हिंदी में भी इसको मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन कहेंगे, और इंग्लिश में मैंने आपको लिख दिया है, इस तरीके से लिख रहे हैं, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। ठीक है, देखिए मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन डिजीज क्या है, अब आपको बता दूं। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन रोग को हार्ट अटैक रोग भी कहते हैं। इस रोग को किस नाम से जाना जाता है, हृदय आघात रोग के नाम से भी इसे जाना जाता है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं हार्ट अटैक। ठीक है, मायोकार्डियल इंफेक्शन डिजीज इज नथिंग बट हार्ट अटैक डिजीज। ठीक है, मायोकार्डियल इंफेक्शन जो रोग होता है उससे हृदय आघात रोग भी क्या है, इसे कहा जाता है। ठीक है, अब इस रोग में क्या होता है, आप ध्यान से सुनिए। मैंने आपको बताया कि हृदय जो होता है इसको रुधिर लाने वाली, हृदय को रुधिर लाने वाली जो धमनियां होती हैं, हृदय को रुधिर लाने वाली धमनियां होती हैं, उन्हें कोरोनरी धमनी कहते हैं। कौन सी धमनी कहते हैं, कोरोनरी धमनी। वैसे मैं आपको बता दूं कि फेफड़ों से शुद्ध रुधिर लेकर के आने वाली जो धमनियां होती हैं, वो रुधिर वाहिनियां होती हैं, उन्हें फुफ्फुसीय स्राव के नाम से उन्हें क्या है, जाना जाता है। तो यहां पर क्या है कि जो हृदय है, हृदय को रुधिर लाने वाली जो धमनियां होती हैं, ठीक है, हृदय को रुधिर लाने वाली जो धमनियां होती हैं, ठीक है, उन धमनियों को कौन सी धमनी कहते हैं, कोरोनरी धमनी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कोरोनरी धमनियों के अंदर क्या होने लग जाता है, संकुचन होने लग जाएगा। कोरोनरी धमनियों में क्या होने लगता है, संकुचन होने लग जाता है। जो मैंने हृदय सूल रोग और कोरोनरी थ्रोम्बोसिस डिजीज में आपको बताया, वही बातें हम यहाँ पे हार्ट अटैक में बात कर रहे हैं। तो जब मनुष्य के हृदय को रुधिर लाने वाली ये कोरोनरी धमनियों में या तो संकुचन होने लग जाए, या फिर इनके अंदर क्या बन जाए, यहाँ पे रुधिर का क्या बनने लग जाए, थक्का बनने लग जाए, ब्लड क्लॉटिंग का निर्माण हो जाए। इनमें रुधिर ब्लड क्लॉटिंग का निर्माण कहाँ हो जाए, कोरोनरी आर्टरीज के अंदर, कोरोनरी धमनियों के अंदर। ठीक है, तो आपको हमने बताया कि मानव के हृदय में रुधिर लाने वाली कोरोनरी धमनियों में जब संकुचन होने लगे, या यहाँ पर रुधिर का क्या बन जाए, थक्का बन जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये हृदय पेशियां जो होती है, हृदय में उपस्थित हृदय पेशियों में रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती है। हृदय के अंदर उपस्थित हृदय पेशियों में रुधिर की आपूर्ति नहीं हो पाती है, और रुधिर के पेशियों में, यानी कि हृदय पेशियों में जब रुधिर की आपूर्ति नहीं हो पाती है, तो ऐसी स्थिति में हृदय जो पेशियां होती हैं, ठीक है, हार्ट मसल्स होती हैं, हृदय पेशियां जो होती हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, और हृदय पेशियां जब क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो मनुष्य की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, जिसे हार्ट अटैक कहा जाता है, हृदय आघात कहा जाता है। बात समझ आ गई, जिसे मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन भी हम कह सकते हैं। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन को ही हार्ट अटैक रोग कहा जाता है। हार्ट अटैक रोग में मैंने आपको बताया कि हृदय को रुधिर लाने वाली कोरोनरी जो धमनियां होती हैं, ठीक है, उनमें जब संकुचन या थक्के का निर्माण जब हो जाता है, तो ऐसे स्थिति में हृदय में रुधिर की आपूर्ति नहीं हो पाती है, हृदय की पेशियों को रुधिर की आपूर्ति नहीं हो पाती है, जिसके कारण हृदय में उपस्थित हृदय पेशियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, और हृदय पेशियां जब क्षतिग्रस्त हो जाती है तो इस स्थिति में मनुष्य की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है।
इस प्रकार के रोग को मायोकार्डियल इन्फेक्शन डिजीज या उससे हार्ट अटैक डिजीज भी हम लोग कह सकते हैं। देखिए, जस्ट नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट 4 more disease. First one is angina, second one is coronary thrombosis, third one is myocardial infection, and fourth one is valvular disease, कपाटीय रोग। नेक्स्ट डिजीज पर जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो है हार्ट ब्लॉकेज। ठीक है, हृदय अवरोध की बीमारी पर आपसे बात करने जा रहे हैं। हृदय अवरोध, हृदय अवरोध ये 5वीं बीमारी है। हृदय अवरोध जिसको बोलते हैं हार्ट ब्लॉकेज। ठीक है, हार्ट ब्लॉकेज पे हम बात कर रहे हैं। देखिए हार्ट ब्लॉकेज क्या है। ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, फिर एक बार आपसे फिर बात करता हूं। हृदय अवरोध बीमारी पर बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए हमने आपको डायग्राम बनाया था इस तरीके का, एक बार फिर हम आपको उस डायग्राम को ले चल रहे हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके से हमने आपको बताया था। हम बात करते हैं हृदय अवरोधों के बारे में। तो मानव का ये निलय है, ये आलिंद है। ये आलिंद वाला भाग होता है, ये क्या है, आलिंद वाले भाग है। ये कौन सा भाग है, निलय वाला भाग है। बात समझ में आ रही है। हमने आपको बताया कि निलय वाला जो भाग होता है उसमें क्या पाए जाते हैं, हिस बंडल पाए जाते हैं। कहां पर क्या पाया जाता है, मनुष्य के हृदय में हिस बंडल पाए जाते हैं। और हिस बंडल जब ठीक प्रकार से कार्य नहीं करता, हिस बंडल जो होते हैं मैंने आपको बताया यहां से। ठीक है, आपको हमने यहां पर बताया था चालन तंत्र के बारे में, यहां पर कि हृदय के अंदर किस तरीके से संकुचन उत्पन्न होता है। साइनो ऑरिकुलर नोड में बताया था कि यहाँ पे आवेग उत्पन्न होते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्व उत्तेजनशीलता की क्या पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है। फिर आपको हमने बताया कि ये किसमें आते हैं, अंतर परसंधियों पर आते हैं। अंतर परसंधियों से आवेग किनके द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, अंतर परसंधियों के आधारीय स्थल पर उपस्थित एवीएन होते हैं, आलिंद, निलय, ठीक है, परसंधि, जिसको एवीएन हमने आपसे कहा। एवीएन जो होता है वो आगे 2 भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, और ये 2 भागों में बढ़ करके इसे क्या कहा जाता है, हिस बंडल कहते हैं। ये हिस बंडल किसके अंदर है, निलय के अंदर चारों ओर क्या होता है, फैल जाता है। और हिस बंडल से मैंने आपको बताया एक सूक्ष्म तंतुनुमा संरचना निकलती है, जिन्हें परकुंजे तंतुओं के नाम से उसे जाना जाता है। ये हमने आपको एक संक्षिप्त में आपको केवल रिकॉल कराया। ठीक है, याद दिलाया आपको कि हम ये आपको बता चुके हैं। तो आपको बता रहे हैं मनुष्य के अंदर ये क्या पाए जाते हैं, मनुष्य के निलय के अंदर ये क्या पाए जाते हैं, हिस बंडल पाए जाते हैं। और जब हिस बंडल हिज भी लिखेंगे आपको, इसको हिज लिख सकते हैं, हिज, वैसे इंग्लिश में हिज बंडल। मनुष्य में जब ये हिज बंडल जो होते हैं वो ठीक प्रकार से क्या नहीं कर पाते हैं, कार्य नहीं कर पाते। ठीक है, जिससे क्या है, साइनो ऑरिकुलर नोड मैंने आपको बताया। साइनो ऑरिकुलर नोड कहां पर पाई जाती है, ऊर्ध्व महाशिरा जो जहां पे खुल, यानी कि ऊर्ध्व महाशिरा जो छिद्र होता है, यहां पर इसके समीप क्या है, ये साइनो ऑरिकुलर नोड जो होती है, एक घुंडीनुमा संरचना होती है, ये पाई जाती है। ठीक है, तो ये ऐसे हैं जिसको बोलते हैं कोटा आलिंद पर्व संधि के नाम से जानते हैं, साइनो ऑरिकुलर नोड के नाम से। ये हृदय की गति निर्धारक के रूप में भी कार्य करता है, जिसे पेसमेकर भी कहते हैं। इसे हृदय का हृदय भी कहा जाता है, इसे हृदय का मस्तिष्क भी कहा जाता है। ऐसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था। ठीक है,
तो जब मनुष्य के हृदय में उपस्थित हिस बंडल ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है कि ये साइनो ऑरिकुलर जो नोड होते हैं उनसे जो उत्पन्न साइनो ऑरिकुलर नोड से क्या उत्पन्न होते हैं, सक्रिय विभव उत्पन्न होता है। सक्रिय विभव में बोले तो उन्हें आवेग कह सकते हैं। तो ऐसे साइनो ऑरिकुलर नोड या कोटा आलिंद पाव संधि से जो सक्रिय विभव या आवेग उत्पन्न होते हैं वो आवेग क्या है, निलयों तक नहीं पहुंच पाते हैं। और निलयों में जब आवेग नहीं पहुंचेंगे तो ऐसी स्थिति में निलयों में क्या नहीं हो पाएगा, संकुचन नहीं हो पाएगा। और जब निलय की भित्ति में संकुचन नहीं हो पाएगा तो ऐसी स्थिति में निलय क्या नहीं कर पाएंगे, निलय गति नहीं कर पाएंगे। और जब निलय गति नहीं कर पाएंगे तो ऐसी स्थिति में मनुष्य के शरीर के अंदर रुधिर का क्या नहीं हो पाएगा, सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, रुधिर का परिसंचरण नहीं हो पाएगा। और रुधिर का जब परिसंचरण नहीं हो पाएगा तो ऐसी स्थिति में शरीर के विभिन्न भागों तक रुधिर की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। जब शरीर के विभिन्न अंगों तक या विभिन्न भागों तक रुधिर की आपूर्ति नहीं हो पाएगी तो ऐसी स्थिति में वो शरीर के अंग या भाग जो है वो कार्य करना बंद कर देते हैं, जिससे मनुष्य की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसे कहा जाता है हार्ट ब्लॉक, ठीक है, हृदय अवरोध के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, हृदय अवरोध को एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं कि मनुष्य के हृदय में क्या पाए जाते हैं, हिस बंडल पाए जाते हैं। जब साइनो ऑरिकुलर नोड से उत्पन्न आवेग निलयों तक नहीं पहुंच पाते हैं, जब निलयों तक नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, निलयों में संकुचन नहीं होता है। निलयों में संकुचन नहीं होता है तो निलयों में गति नहीं हो पाती है। निलयों में जब गति नहीं हो पाती है तो रुधिर का जो परिसंचरण होता है वो शरीर के विभिन्न भागों तक या अंगों तक नहीं हो पाता है, जिससे मनुष्य के वो शरीर के अंग या जो भाग होते हैं वो कार्य करना बंद कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसे कहा जाता है हार्ट ब्लॉक के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, हृदय अवरोध रोग के नाम से इन्हें क्या है, जाना जाता है। नेक्स्ट जो डिजीज है उस पर हम बात करते हैं, ध्यान से सुनिए। रियूमेटिक डिजीज पे हम बात करते हैं। रियूमेटिक डिजीज यानी कि ये हमारी 6th डिजीज है, रियूमेटिक डिजीज। ठीक है, रियूमेटिक डिजीज क्या है, RHEUMATIC, रियूमेटिक डिजीज क्या है, रियूमेटिक हार्ट डिजीज क्या है। ठीक है, देखिए रियूमेटिक हार्ट डिजीज जो होती है वो खास तौर से एक विशेष प्रकार का जीवाणु होता है, और जब उस जीवाणु का संक्रमण हमारे हृदय में हो जाता है, ठीक है, जब मनुष्य के हृदय में किसी विशेष प्रकार के जीवाणु का संक्रमण हो जाता है, ठीक है, तो वो जीवाणु का नाम मैं आपको बता रहा हूं कि वो कौन सा जीवाणु है जो मनुष्य के हृदय में क्या करता है, संक्रमण पैदा करने का काम करता है। ठीक है, देखिए मनुष्य के हृदय में जो संक्रमण पैदा करता है वो है एक विशेष प्रकार का जीवाणु जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस नाम का एक विशेष प्रकार का जीवाणु होता है। जब ये जीवाणु मनुष्य के हृदय में संक्रमण कर देता है, इन्फेक्शन कर देता है, तो संक्रमण करने पर मनुष्य के हृदय के अंदर जो कपाट होते हैं वो कपाट ठीक प्रकार से क्या नहीं कर पाते हैं, काम कर नहीं पाते हैं। मनुष्य के हृदय में उपस्थित कपाट जब ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाते हैं तो जिससे क्या होता है, मानव के हृदय की जो पेशियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, और हृदय के कपाट जब काम नहीं कर पाते हैं तो वहां पे एक रोग और होने की संभावना होती है, उसको कपाटीय रोग के नाम से जानते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया है कि जो रक्त होता है जब कपाट ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा कि जो रक्त होता है वो विपरीत दिशा में क्या होता है, चला जाता है, प्रवाहित हो जाता है। साथ में जो प्योर और इम्प्योर ब्लड होता है वो भी इजी गोइंग में क्या हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है।
ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो आपस में क्या हो जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं, मिल जाते हैं। इस प्रकार के रोग को रियूमेटिक हार्ट डिजीज कहते हैं। ठीक है, अर्थात यह रोग मनुष्य के स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु के, मनुष्य के हृदय में जब स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु का क्या हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, और इस रोग का संक्रमण होने पर मनुष्य के हृदय में उपस्थित जो कपाट होते हैं, वाल्व होते हैं, वो ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाते हैं, जिससे हृदय पेशियां क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती है। इस प्रकार के रोग को रियूमेटिक हार्ट डिजीज के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट डिजीज पर हम बात करते हैं, पेरिकार्डिटिस रोग के बारे में बात करते हैं। पेरिकार्डिटिस, देखिए पेरिकार्डिटिस रोग है ये, पेरिकार्डिटिस रोग पे बात कर रहे हैं। ठीक है, पेरिकार्डिटिस रोग क्या है? मैंने आपको बताया कि मानव के हृदय के अंदर क्या है, भित्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, यहां पर हृदय के अंदर पेरिकार्डियम एक भित्ति पाई जाती है, पेरिकार्डियम। दूसरी मैंने आपको एक और बताई थी जो आंतरिक भित्ति है, जिसको एपिकार्डियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पेरिकार्डिटिस रोग के अंदर किस तरीके से रोग होता है? ये रोग भी क्या होता है, एक जीवाणु के संक्रमण से होता है। पेरिकार्डिटिस रोग किसके कारण होता है? एक जीवाणु के संक्रमण से होता है। ठीक है, जीवाणुओं के संक्रमण से होता है। खास तौर से स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु की जातियां होती हैं, स्पीशीज होती हैं, वही हृदय के अंदर क्या करती है, संक्रमण पैदा करने का कार्य करती है। और मानव के पेरिकार्डियम जो है, ठीक है, पेरिकार्डियम जो भाग होता है इसमें सूजन पैदा कर देते हैं, यानी कि ये जीवाणु का जब संक्रमण हो जाता है तो हृदय की जो भित्ति होती है, जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं, और पेरिकार्डियम और एपिकार्डियम के मध्य में एक द्रव भरा होता है, जिसे पेरिकार्डियम फ्लड के नाम से क्या है, जाना जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि पेरिकार्डियम की जो भित्ति होती है इसमें क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। किसके कारण आती है? जीवाणुओं के संक्रमण के कारण। जब हृदय की भित्ति, पेरिकार्डियम भित्ति में जीवाणुओं का संक्रमण हो जाता है तो पेरिकार्डियल जो भित्ति होती है उस भित्ति में सूजन आ जाता है। जब सूजन किसी चीज में आएगा तो उसके आकार में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जब वृद्धि होती है तो उस पर दाब भी होता है, महसूस होता है। देखो, जब आपको एपिस इंडिका मधुमक्खी खा जाती है, एपिस इंडिका मधुमक्खी जब डंक मार जाती है तो डंक मारने पर वहां पर क्या है, आपकी कोशिकाओं के अंदर क्या होती है, एकदम से डिवीजन होता है, वो कोशिकाएं बढ़ती जाती है। तो आपके शरीर में जहां भी जिस भाग पर खाया है मधुमक्खी ने, डंक लगाया है, वो भाग क्या हो जाता है, उसमें सूजन आ जाती है। तो उसका आकार, उस भाग का आकार बढ़ा कि नहीं बढ़ा, साथ में वहां पे दबाव सा बना रहेगा आपको। ठीक है, आंख पे खाया है उन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, जिन मनुष्यों के आंख के आसपास मधुमक्खी डंक लगा देती है, एपिस इंडिका लगा देती है, तो उन लोगों को पता है आंख पर कितना दबाव लगता है, वो तो आंख खोल नहीं पाते हैं, आंख का आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, सूज जाता है वहां पे। तो ऐसे ही क्या है कि जब जीवाणुओं का संक्रमण हृदय की पेरिकार्डियम भित्ति पर हो जाता है तो पेरिकार्डियल जो भित्ति होती है उसमें क्या आ जाता है, सूजन आ जाता है। सूजन आता है तो हृदय के आकार में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। साथ में इसके ऊपर क्या है, दबाव भी क्या होता है, महसूस होता है। ठीक है, अर्थात हृदय के ऊपर एक विशेष प्रकार का दबाव जो है वो बना रहता है, जो मनुष्य के लिए बहुत अधिक क्या होता है, घातक होता है। ठीक है, बहुत अधिक नुकसानदायक होता है, बहुत अधिक हानिकारक होता है। तो पेरिकार्डिटिस डिजीज आपके सुनना आ गया होगा, पहले एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि जब मनुष्य के शरीर में जीवाणुओं का संक्रमण हो जाता है, किसी भी जीवाणु का संक्रमण हो जाता है तो पेरिकार्डियल जो भित्ति होती है इसमें सूजन आ जाती है। सूजन आने के कारण इनके हृदय के आकार में वृद्धि और दबाव उत्पन्न हो जाता है, जो मानव के शरीर के लिए बहुत अधिक कैसा होता है, नुकसानदायक, घातक या हानिकारक होता है। ठीक है, एक ही बात है। और सबसे अंतिम रोग के बारे में जो मैं बात कर रहा हूं,
ध्यान से सुनिएगा, और वो है निलय तंतुकता। ठीक है, निलय तंतुकता रोग पर हम आपसे बात कर रहे हैं। देखिए, ये इस पाठ का अंतिम जो है हृदय रोग है, और इसी के साथ निलय तंतुकता, जिसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, FIBRILLSTION, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, निलय तंतुकता। देखिए, आइए निलय तंतुकता पर हम आपसे बात कर रहे हैं। देखिए, मनुष्य के हृदय के अंदर निलय पाए जाते हैं, और निलय का जब प्रत्येक भाग, ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, ये निलय का जो प्रत्येक भाग होता है, ठीक है, अर्थात जो प्रत्येक भाग या निलय का प्रत्येक जो तंतु होता है, ठीक है, निलय के प्रत्येक भाग में संकुचन, निलय का प्रत्येक भाग क्या करता है? संकुचन की क्रिया का। ठीक है, और जब प्रत्येक भाग संकुचन की क्रिया करे तो हृदय के अंदर जो लय होती है, हृदय के धड़कने की जो लय होती है, या उसके समन्वय की क्रिया होती है, कोऑर्डिनेशन की क्रिया होती है, वो टूट जाती है। अर्थात निलय का जब प्रत्येक भाग या प्रत्येक तंतु संकुचन की क्रिया करने लग जाए, निलय का प्रत्येक भाग या निलय का प्रत्येक तंतु संकुचन की क्रिया करने लगे, जब संकुचन की क्रिया करेगा तो हृदय की जो लय होती है, रिदम होती है, ठीक है, धड़कने की जो रिदम होती है, हृदय स्पंदन की जो रिदम होती है, ठीक है, वो टूट जाती है। ठीक है, साथ में उनका जो कोऑर्डिनेशन होता है, समन्वय होता है, वो भी क्या हो जाता है? टूट जाता है। इस प्रकार के रोग को निलय तंतुकता रोग के नाम से जाना जाता है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के नाम से उसे जाना जाता है। तो निलय तंतुकता पे हमने आपसे बात की और आपको बताया कि जब निलय का प्रत्येक भाग पृथक पृथक रूप से संकुचन करने लगे तो हृदय की लय और समन्वयता होती है, वो टूट जाती है, जिस रोग को निलय तंतुकता कहते हैं। देखिए, आज के इस वीडियो में हमने आपको हृदय शूल, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस डिजीज, वाल्वुलर डिजीज, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन डिजीज, हार्ट ब्लॉकेज, र्यूमेटिक हार्ट डिजीज, पेरिकार्डिटिस हार्ट डिजीज, और लास्ट आपको बताया निलय तंतुकता रोग। इन सभी रोगों पर हम आपसे हृदय से संबंधित, हृदय और परिसंचरण से संबंधित इन सभी रोगों पर आज हमने आपसे चर्चा की। यदि आपको इनमें से किसी भी रोग पर किसी भी प्रकार का डाउट है, ठीक है, तो आप बेफिक्र होकर के बिना हिचकिचाए आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हमारा ये 24 चैप्टर क्या हुआ? समाप्त हुआ। ठीक है, यदि आपको किसी प्रकार की समस्या है तो आप 1 या 2 दिन के अंदर अपनी समस्या व्हाट्सएप के जरिए हमें भेज सकते हैं, और आपकी इस समस्या का हल हम जूम ऐप के जरिए, जो बच्चे हमसे जुड़ेंगे उनकी समस्या को हम जूम ऐप के जरिए उनकी समस्या को हम क्या कर देंगे? दूर कर देंगे। टिल देन, टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ, be happy at your home. Thank you very much.